साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी। मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ। लंबे समय से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे काम कर रहा हूँ। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले जब आप लड़ते हैं तो आप में से कितने लोग हैं जो ध्यान देते हैं धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे? मेरे हिसाब से उत्तर होगा हम में से कोई भी नहीं। बेसिकली आप लोग केस को लड़ते हो ओल्ड पैटर्न से, एक ऐसा पैटर्न जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। आप लोग सिर्फ फाइल को पढ़ रहे हो और ये पॉइंट आउट कर रहे हो कि क्या फैक्ट सही है और क्या फैक्ट गलत है। देखिए, जब भी कोई अपराध होता है ना, तो उसकी होती है स्टेजेस, और सबसे प्राइमरी जो स्टेज है वो है इंटेंशन। और इंटेंशन का संबंध है मोटिव से। अगर हमने काम कर लिया धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे, तो हम ना केवल अपने केस को आसानी से पढ़ पाएंगे, अपितु एक मजबूत तरीके से अपना पक्ष भी कोर्ट के समक्ष जो है रख पाएंगे। आप एक नोटबुक जो है साथ में रखिए, पॉइंट्स को जो है नोट डाउन कीजिए और कैसे अप्लाई करना है धारा 12 BSA को प्रैक्टिकल वे में, ये आपको मैं जो है आज समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। साथियों, जब भी कोई क्राइम होगा तो उसमें स्टेट ऑफ माइंड का जो है एक बड़ा योगदान है। जो बॉडीली फीलिंग है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार देखा होगा आपने कि आरोपी के हाथ पैर फूल रहे हैं, आरोपी जो है कोशिश कर रहा है भागने की, या उसका इल इंटेंट है पर उसने वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में वास्तविकता क्या है, इसको जानने के लिए धारा 12 BSA का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार ऐसा भी होता है ट्रैप केसेस में कि लिखता है प्रोसिक्यूशन के आरोपी घबरा गया, पैरों में जो है आरोपी पड़ गया और उसने कहा कि साहब आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा, मेरे को जो है छोड़ दो। ये फैक्ट्स क्यों लिखे जाते हैं? टू इंडिकेट योर स्टेट ऑफ माइंड। तो इसलिए आपको काम करना पड़ेगा बेसिस पे, आपको काम करना पड़ेगा लीगल प्रोटोकॉल्स पे, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी और उसको कैसे जो है हमें हराना है। तैयार है फिर हम सब लोग? चलिए फिर अपन पढ़ते हैं धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। धारा 12 की जो शुरुआत है वो इस तरीके से है, द फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। ये पहला पार्ट है इसका। मीन्स मन की कोई भी दशा दर्शाने वाली स्थिति, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? इंटेंशन, जिसको हम कहते हैं आशय। दूसरा है नॉलेज, जिसको हम कहते हैं ज्ञान। तीसरा है गुड फेथ। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराध हो गया, हमको अपराध बहुत नहीं है, हमने वो काम किया गुड फेथ में, तो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिफेंस। कई बार कोई अपराध हुआ तो है पर हमारी इंटेंशन नहीं है, हम लापरवाह थे, जो हमारे कर्तव्य थे उसकी हमने उपेक्षा कर दी। बेसिकली इट इज टर्म्ड एज नेग्लिजेंस। या हमने एक्ट किया रैशली, जिसको हम कहते हैं उतावलापना, या हमने काम किया इल विल के साथ में, या कोई हमारा स्वार्थ था या एनिमोसिटी थी टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। तो ऐसे सिनेरियो में स्टेट ऑफ माइंड का एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, कई बार ऐसा होता है एंटी करप्शन मामलों में कि जो परिवादी है उसका एक स्ट्रांग मोटिव है आपको फंसाने का, उसकी इल विल है कि इन्होंने जो है मेरे पिताजी पे कार्रवाई करी थी या हमारे जो मिलने वाले थे उन पे कार्रवाई करी थी, तो ये बेटर समय है इनको फंसाने का। जिस कारण इस तरह के फैक्ट्स अगर रिकॉर्ड पे होते हैं, देन डेफिनेटली दे विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। इसलिए हमें काम करना पड़ेगा लीगल थ्योरीज के ऊपर। तो सबसे पहली थ्योरी क्या है? टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कंसर्न कंप्लेनेंट, कि उसका इल इंटेंशन क्या है, उसका इल विल क्या है, और उसने ये काम क्यों किया, किसके कहने पे किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे फैक्ट्स जो कि शो करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर ऑल्सो रिलेवेंट। पर शर्त क्या है कि ऐसे स्टेट ऑफ माइंड या बॉडीली फीलिंग का फैक्ट इशू और रिलेवेंट फैक्ट अस्तित्व में होना चाहिए। क्लियर है बात ये? अब यहाँ पर दो स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण क्या है? अ फैक्ट रिलेवेंट as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind is in existence, not generally, but in reference to the particular matter in question। कि जब कोई पर्टिकुलर मैटर हमारे सामने और उसमें स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर ही चर्चा हो रही है, तो ऐसे सिनेरियो में रेफरेंसेस को दिया जा सकता है, पर ऐसे रेफरेंस स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं होने चाहिए।
अगर हम कह रहे हैं कि साहब मुझे फंसाया तो गया है पर कंसर्न परिवादी की इल विल है, आपने बात तो कह दी पर इसका बेसिस क्या है? जब आप ये बात कह रहे हैं तो इसके स्पेसिफिक प्रमाण भी होने चाहिए ताकि फैक्टम ऑफ एनिमोसिटी या फैक्टम ऑफ एनिमिटी को हम डिटरमिन कर सकें। यही कहना चाह रहा है स्पष्टीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं स्पष्टीकरण नंबर 2 की, कि अगर किसी आपराधिक मामले में ट्रायल हुआ है किसी अपराधी का, उसका प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियसली उसने अपराध किया है और अपराध का जो है ट्रायल पेंडिंग है, क्लियर है, विच इज कॉल्ड प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, तो ये फैक्टम में जो है रिलीवेंट है। क्लियर है बात ये? कुल मिला के एविडेंस सेट का मकसद क्या है कि सही रूप से अपराधी की जो लायबिलिटी है उसको डिटरमिन करना। पर डिटरमिन कैसे कर रहे हैं हम? सीबीआई अपने हिसाब से कर रही है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और बिजनेस अपने हिसाब से कर रहा है। इसलिए कानून जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर कानून को सही रूप से नहीं पढ़ा, थ्योरी को आपने नहीं जाना, नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको बस समझते हैं। हालांकि एग्जांपल जो है जुड़े हुए हैं बीएनएस से, पर इसको अप्लाई करेंगे अपन एज फार एज द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट इज कंसर्न। पॉइंट क्या है? ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और स्टोलन गुड्स, और इसको पूरा कारण है ये विश्वास करने का ये चोरी का माल है। अब ये कैसे निकालेंगे अपन? जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसकी कीमत है 100 रुपये। अगर इसको मैं बेचता भी हूँ किसी को तो कितने में बेचूंगा? 90 रुपये में। और जो खरीदने वाला है वो भी इतने में खरीदेगा, या 80 रुपया 70 रुपया मोटा मोटा। पर अगर ये पेन की कीमत ही 2 रुपये उसे अदा कर दी तो क्या इंडिकेटिव होगा? कि जो कुछ भी वो कह रहा है इट इज इंडिकेटिंग दैट कि ये चोरी का माल है, या उसने वो रुपया दिए नहीं है जो वो असर्ट कर रहा है। तो बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग द स्टेट ऑफ माइंड। इट इज प्रूव्ड दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, और ये भी फैक्ट रिकॉर्ड पर है कि वो पोजीशन में था ऑफ मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल। ये सारे फैक्ट जो है रिलेवेंट है टू शो द स्टेट ऑफ माइंड। तो बेसिकली अगर आप पैसा मांग नहीं रहे हो, दफ्तर में बैठे हो, काम कर रहे हो, कोई फोन नहीं कर रहे हो कंसर्न परिवादी को, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग यू आर नॉट हैविंग एनी इल इंटेंशन। और इसके विपरीत परिवादी ही फोन कर रहा है आपको, और ऐसे भी एविडेंसेस हैं रिकॉर्ड पे जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमने चूंकि कार्रवाई करी इनके ऊपर या इनके परिवार पे या इनके मिलने वाले पे, दैट्स व्हाई ही इज हैविंग द एनिमोसिटी विद डिपार्टमेंट, और ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है इनके पार्ट पे या स्ट्रॉन्ग इल विल है इनके पार्ट पे टू इम्प्लीकेट द कंसर्न ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट। तो ऐसे सिनेरियो में ये स्टेट ऑफ माइंड जो है रिलेवेंट है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक रेफरेंस के तहत स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं उसके अंतर्गत जो है बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप प्लीड कर रहे हैं तो ये एग्जांपल्स जरूर जो है ध्यान रखें। सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जरूर ध्यान रखें ताकि आप अपना पक्ष जो है मजबूती के साथ जो है रख सकें। एक अन्य एग्जांपल लेंगे टू क्लियर द सब्जेक्ट मोर इफेक्टिवली। ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली delivering to another person a counterfeit currency which at the time when he delivered it he knew to be counterfeited। कि कोई ऐसी मुद्रा जो कि नकली है, काउंटरफिट है, वो किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को जो है डिलीवर करी, और जिसने डिलीवर करी है उसको इस बात की पूर्ण नॉलेज है कि ये जो करेंसी है ये काउंटरफिट है। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी A was possessed of number of other pieces of counterfeit currency is relevant। The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit currency, knowing it to be a counterfeit, is relevant। बेसिकली कानून क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो वो अपने निशान जो है जरूर छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर फाइल पर है कि किसी व्यक्ति के पोजीशन से काउंटरफिट करेंसी मिली, या किसी व्यक्ति ने किसी को काउंटरफिट करेंसी जो है डिलीवर कर दी, और उसका प्रीवियस जो है कन्विक्शन है या उस पर मुकदमा जो है चल रहा है ऑलरेडी, या उसके पोजीशन से काउंटरफिट करेंसी मिली है, ऑल दीज सिनेरियोस आर रिलेवेंट टू डिटरमिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कंसर्न अक्यूज। और वही आपकी स्थिति है। अगर पेंडेंसी नहीं है, आप संपर्क ही नहीं कर रहे हैं, आप बात ही नहीं करना चाह रहे, कोई और आपके बिहाफ पर जो है बातचीत कर रहा है और पैसों की डिमांड कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग दैट यू आर हैविंग नो इल विल, यू आर हैविंग नो इंटेंशन डिमांड द मनी। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड वहां पर रिलेवेंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने टॉपिक को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।